गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो। और आज फॉर अ चेंज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। हमेशा रीमा ही स्टार्ट करती हैं, तो आज रीमा का ना थोड़ा सा मूड ऑफ है। वो हम लेटर पार्ट ऑफ द व्लॉग में आपको बताएंगे क्यों। और सुबह से रीमा इतनी परेशान है। कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, और उसके बाद कुछ वो अच्छा होने से रह जाए तो दुख तो होता ही है ना। खैर, रीमा ने आज सुबह सुबह मेरे को एक अच्छा सा उपमा बना के खिलाया, वेरी टेस्टी। और ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया। मैंने कहा कि आप लोगों के संग थोड़ी चिट चैट हो जाए। पिछले 2-3 महीने तो मैंने देखे कि हम लोग खूब घूम ही रहे थे और हम लोग बिजी भी थे। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मम्मी से एक बार और मिल के आएँ, उनके पास थोड़ा सा रह के आएँ, देख के आएँ कि कोई ज़रूरत तो नहीं है। वैसे तो मैं कनेक्टेड रहता हूँ मम्मी से, पापा से रेगुलरली। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी वो लोग वहाँ पे सेट हो गए। तो सोच रहा हूँ। और रुद्रांश के भी पेपर ख़त्म हो गए। रुद्रांश के पेपर खत्म हो गए तो बहुत खुश है। और वो आया भी था घर पे वीडियो गेम वगैरह खेलने। उसको PS5 का बहुत शौक है। मेरे से एक दिन पहले कॉल करके बोल रहा था कि मामू मेरे लिए WWE वाला जो गेम है ना वो डाउनलोड कर दो। तो मैंने डाउनलोड कर दिया। तो थोड़ी देर के लिए आया था, बड़ा खुश है। होता ही है 10th क्लास से, एक तरीके से ये होता है ना कि 10th क्लास में बच्चे 3-4 महीने तक तो एक साथ लगे ही रहते हैं, तो फिर उसके बाद एकदम से फ्रीडम मिलती है उनको। रीमा क्या कर रही हो? कपड़े आए थे प्रेस के, तो मैंने सोचा लगा देती हूँ। हाँ, कपड़े कल तो भैया कितने गए, 40 कपड़े गए। आदत है होली के बाद वो चला गए थे भैया। हाँ, तो होली वाले टाइम पे ही चले गए थे, तो आए इतने लेट थे, इतने कपड़े इकट्ठे हो गए पूछो मत। हाँ, ये तो है। और क्या है ना, रीमा और मेरी आदत भी ये है कि हम तो हर चीज प्रेस कराते हैं। मतलब घर के कपड़े हुए, चादर, गिलाफ सब प्रेस होके आता है हमारे। हाँ, हमारा सब प्रेस हो गया। उससे मैंने एक चीज वैसे नोटिस की है रीमा कि थोड़ा थोड़ा ना लाइफ भी बढ़ जाती है कपड़ों की। प्रेस वगैरह होके चादरें वगैरह रहती है तो कलर्स वगैरह बहुत शार्प रहते हैं। ये तो है ना? तो अच्छे भी लगते हैं। घर में भी आप अगर प्रेस करे हुए कपड़े पहनते हो तो अच्छे लगते हो। ऐसे बाल तो तुम्हारे सिल्की लग रहे हैं, बट आई थिंक यू नीड अ हेयर कट। वो तो बहुत दिन हो गए मुझे बोलते हुए, लेकिन मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। चलो आज चलते हैं, बाल वाल धो। तुम मुझे छोड़ा होगे, जरा वो शॉप दूर है और मेरे पास कोई स्कूटी भी नहीं है। हाँ, एक बार मुझे छोड़ आओ, बस मुझे जाना आने में बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत सारे लोगों को बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है और इससे रिलीफ पाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू। लेकिन एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद भी बार बार डैंड्रफ वापस आ जाता है। और ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि आपकी जो स्कैल्प हेल्थ है वो ज़्यादा अच्छे से वो केयर नहीं कर पाता। जैसे कि मार्केट में ज़्यादातर जो शैम्पू मिलते हैं उनमें होता है ZPTO। ZPTO इज़ नॉट सेफ फॉर योर स्कैल्प हेल्थ। इससे क्या होता है, आपकी जो स्कैल्प है वो काफ़ी इची हो जाती है, उसमें जलन होने लगती है, रूखे हो जाते हैं बाल। डैंड्रफ तो एक बार को हो सकता है कि पहले वॉश में भी कम हो जाए आपका, लेकिन आपकी स्कैल्प हेल्थ जो है उसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल चला जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से बालों में बार बार वापस से डैंड्रफ आ जाता है। क्योंकि इन शैम्पू में जो ZPTO इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक हार्श केमिकल है जो कि आपके स्कैल्प हेल्थ के बैरियर को खत्म कर देता है। और इसको ना यूरोप में 2022 में स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया है। इसलिए बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये बताया है इसके सेफर साइड में इसका ऑल्टरनेटिव पैराक्टोन ओलामीन, जो कि आपकी स्कैल्प हेल्थ को खराब नहीं करता और साथ में डैंड्रफ भी बार बार वापस नहीं आता है। मैं डैंड्रफ को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ बेयर एनाटॉमी का एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जिसके पहले ही वॉश में आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे और लगातार इस्तेमाल करने से 100% डैंड्रफ रिडक्शन आपको दिखाई देगा। इसी के साथ आपकी स्कैल्प हेल्थ भी खराब नहीं होगी और ना ही ये आपके स्कैल्प को रूखा करेगा, क्योंकि इसका नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है। और सबसे बड़ी बात, Amazon पर ये नंबर 1 बेस्ट सेलर भी है। हेयर एनाटॉमी एंटी डैंड्रफ शैम्पू फास्टर एंड सेफर ऑप्शन तो है ही, साथ में ही डैंड्रफ को जड़ से खत्म करता है। और सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, वो आपके स्कैल्प को क्लीन रखने में हेल्प करता है। इसमें बायोटीन भी है। बायोटीन हेयर फॉल को रोकता है, साथ में डैंड्रफ को कंट्रोल करता है और आपकी स्कैल्प हेल्थ को भी हेल्दी रखता है। मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए एक अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू ही इस्तेमाल करें, जो कि आपकी स्कैल्प हेल्थ का भी ध्यान रखे और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डैंड्रफ बार बार वापस ना आए। तो बस मैंने इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है, आप चाहें तो वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज ना आप लोगों से कुछ दिल की बात करने का मन कर रहा था।
कि जो चीज़ें आजकल हो रही है वो सब आपके साथ शेयर करने के लिए सोच रही थी मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत सोच क्या रही थी मैंने जैसे आपको बताया कि परेशान थी सुबह, तो हुआ क्या है कि आप सभी को मालूम है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे क्या आ रहा है। और कशिश जो है ना कहाँ पे है, आयरलैंड में, तो हमसे बहुत दूर है, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ना ऑलरेडी शुरू हो गया है डिफरेंट वर्ल्ड में, डिफरेंट तरीके से। मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जैसे फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और वो सब है। तो अभी हुआ क्या कि कुछ दिन पहले कशिश ने हमें लगभग 1 महीने पहले बताया था कि उसके सारे फ्रेंड्स इंडिया आ रहे हैं, बिकॉज इस वक्त आयरलैंड में वहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं कुछ 2 हफ्ते के करीब की, 15 डेज की। हाँ। काफी लंबा पीरियड होता है। अगर मैं इस टाइम पे कशिश को बुलाती हूँ अपने पास तो मेरे पास खूब दिन रह जाती। हाँ। आपको पता है 6 महीने हो गए कशिश को गए हुए और मैं उससे मिली नहीं। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब वो चेन्नई में थी तो हर 3 महीने में आ जाती थी एक बार। अब तक तो 2 बार आ जाती है। अब तक 2 बार आ जाती हो, तो हमारा मन लग जाता था कि आप लोग देख लेते हो, बच्चे से मिल लेते हो, उसके थोड़े नखरे से लेते हो, है ना, उसको प्यार कर लेते हो। लेकिन हम लोगों के संग ये नहीं हो पाया, तो हम लोगों ने सोचा कि उस छुट्टियों के ब्रेक में हम उसे भी बुला लेते हैं। और क्योंकि उसके फ्रेंड्स भी आ रहे थे, उसने भी बोला था, और सब कोई मुंबई आ रहा था, कोई दिल्ली आ रहा था, मतलब ऐसे ही थे। तो हम लोगों ने भी उसके लिए ना पहले तो वो हमें बोल रही थी कि बुला लो, हमने कहा तुम वहीं पे रह के पढ़ाई करो, अभी क्या जरूरत है। और ये उसका मूड बहुत खराब हो गया था ये सुन के कि सारे फ्रेंड्स तो मेरे मिलने के लिए आ रहे हैं और मम्मी पापा ऐसा बोल रहे हैं वहीं पे। लेकिन हम लोग ना उसे थोड़ा सरप्राइज रखना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि कशिश का मूड कैसे स्विंग होता है। हाँ। तो हम लोगों ने ना उसके टिकट वगैरह करा दिए थे। हाँ, तो मेरा बेस्ट हमने देख लिया था कहाँ से कैसे आएगी। तो ऑफकोर्स वो एमिरेट से गई थी, मुझे एमिरेट ही सेफ लगता है। हाँ। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है डबलिन जाने के लिए। बाय द वे इंडिया से डबलिन के लिए ना कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। इंडिया से यूएस के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है, कनाडा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है, बट डबलिन के लिए जो जस्ट हाफवे पे है ना, वहाँ के लिए नहीं है। हाँ। और ये भी इसका कारण हो सकता है कि आयरलैंड जो है ना इतना कोई बड़ा कंट्री नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ना हो, तो इसलिए डबलिन में आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके नहीं जा सकते। तो मोस्टली आपको या तो यूके या आपको यूरोप या फिर दुबई में आपको वो लेना पड़ता है। तो एमिरेट्स आप चूज़ करोगे तो दुबई आपका हॉल्ट होगा। तो आपको पता सारी फ्लाइट कैंसिल हुई है, सारी बीच में जो ईरान और उसमें यूएस वगैरह में जो फाइट हो रही है, वॉर हो रही है, उसकी वजह से सारा जो है इकोसिस्टम पूरा बिगड़ चुका है। तो उसके फ्रेंड्स ने भी कराए, सब कराए टिकट्स वगैरह, बट क्या हुआ एंड मोमेंट पे जैसे ही 3-4 दिन पहले हुआ था आने का टाइम था उनका, वो वॉर शुरू हो गई। तो क्या हुआ कि फ्लाइट सारी जितने भी थे वहाँ पे उन्होंने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। और आप लोगों ने भी होपफुली जो न्यूज़ को ट्रैक करते हैं उनको मालूम होगा कि दुबई में लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रैंडेड हो गए थे। तो हम ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते थे कशिश के लिए, तो इस वजह से हमने भी यही डिसीजन लिया कि नहीं तुम अभी यहीं रहो, जब सारा मामला सही हो जाएगा तब तुम आना। मोस्टली इन अगस्त में हम लोगों ने कहा कि तुम्हारा जब पेपर नहीं तो फिर दिसंबर में आना, क्योंकि उसके भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो बीच में तो आप बुला नहीं सकते। हाँ। यही कुछ टाइम होता है जब उसे छुट्टियां मिल रही होती। एक रिस्क और था ना, उसको मान लो वो कैसे भी करके आ भी जाती, कहीं हम इधर उधर से उसको बुला लेते, है ना। लेकिन क्या होता कि मान लो अगर फ्लाइट्स बंदी हो जाती तो यहाँ से नहीं जा पाती, वापस जाने के लिए दिक्कत हो सकती थी। और ऑनलाइन मोड में यूनिवर्सिटीज़ तो पढ़ा देंगी, लेकिन आजकल वहाँ की कंट्रीज जो है ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स को या डिग्रीज को ना मानते नहीं है। कहते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन पढ़ाई करी है इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू एज अ रेगुलर कोर्स। तो हम लोगों ने वो रिस्क नहीं लिया। बाकी हम सब इतनी बात कर रहे हो क्योंकि नए नए लोग हमेशा जुड़ते रहते हैं ब्लॉग से। मैं बता दूं कशिश आयरलैंड में है और वो मास्टर्स करने गई है बायोटेक्नोलॉजी में। उसने SRM चेन्नई से अपनी बीटेक करी थी बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद 4 साल का कोर्स था, 4 साल का, और आयरलैंड में ये 1 साल का कोर्स है। हाँ। तो ये बात कशिश के साथ तो हुई है, उसके सारे फ्रेंड्स के साथ भी हुई है, सबके पेरेंट्स का मूड भी खराब हुआ है इस वजह से, और बच्चों का भी। मैं बच्चों का भी कहूँगी, कोई बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है जब वो इंडिया आते हैं ना। तो क्या होता है आप इतने दिन अपने पेरेंट्स से दूर रहते हो तो उनके हाथ का खाना मिस करते हो। खाना तो इसलिए मिस कर रहे हैं वो क्योंकि वो चेन्नई में थी। हाँ। तो उसके मेड आती थी खाना बनाने के लिए, लेकिन जब आपको मालूम है आयरलैंड में तो कोई मेड कुक होती नहीं है। तो शुरू में तो चेन्नई में भी उसने 2-3 साल उसमें रही है अपने हॉस्टल में, लेकिन बाद में वो जब रूम लेकर रही थी तब वहाँ पे कुक लगा दी थी।
यहाँ तो सारा खाना उसे खुद कुक करना होता है। थोड़े दिन पहले मुझे याद है कि उसको फीवर आ गया था और 102 बुखार था उसे, तब भी वो खाना बना रही थी। तो इस वजह से ना बुखार वगैरह आता है या कुछ तबीयत खराब होती है तो वो एक अकेले ही है और उसको ये चीज़ फील होती है और ये हर बच्चे को फील होती है। इसीलिए बच्चे इंतजार करते हैं कि जब भी छुट्टियां होंगी हम घर आएंगे, लेकिन वो भी अब इस बार पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि आपने देख ही लिया सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये सब करना पॉसिबल है ही नहीं। सारे रेस्ट नहीं ले सकते ना कि कहाँ से आ रही है फ्लाइट और क्या बोर जोन में पता ही नहीं होता। तो ये इसका इम्पैक्ट तो प्रशांत जॉब पर भी पड़ रहा है लोगों की, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। यहाँ तक कि मैं सुन रही हूँ LPG पे भी पड़ेगा इसका इम्पैक्ट और पेट्रोल पड़ना शुरू भी हो गया है। साउथ साइड में बेंगलोर चेन्नई वगैरह में वहाँ पे मतलब रेशनिंग होनी शुरू हो गई है LPG के LPG की और CNG की। अच्छा, इन सब की होनी न्यूज में आ रहा है। हाँ मैंने सुना था रेस्टोरेंट में भी होगी इसकी दिक्कत क्योंकि पहले घरों को दी जाएगी गैस। हाँ। ये है तो बहुत सारी सिचुएशंस जो इससे स्टार्ट हुई है ना। सबसे पहले तो गोल्ड ही लग रहा था कि भाई गोल्ड महंगा हो रहा है, गोल्ड महंगा हो रहा है। गोल्ड का तो ये देखो पिछले साल तक हाँ। 70,000 75,000 पे था। हाँ। 90,000 तक पहुंचा था। हाँ। फिर वापस आ गया था। लेकिन फिर उसके बाद अब क्या चल रहा है रेट 1,60,62,000 तो 1.5 लाख पहुंच जाएगा 2 साल बाद। 2 साल बाद नहीं, वो तो 5-6 महीने में पहुंच गया। मैं तो सोचती हूँ वो लोग काफी लकी हैं जिन्होंने पहले अपना गोल्ड खरीद के रखा हुआ है क्योंकि गोल्ड की वैल्यू जिस हिसाब से चढ़ रही है ना उस हिसाब से देखा मुझे जाए तो ऐसा लगता है आगे आप लोग भी बताइएगा, आई डोंट नो, लोग जो है अब 18 कैरेट और 14 कैरेट गोल्ड पे आ रहे हैं। मतलब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 18 कैरेट गोल्ड क्या आजकल लोग 18 कैरेट पसंद करते हैं या 22 कैरेट? क्योंकि मैं पर्सनली सच पूछो तो 22 कैरेट पसंद करती हूँ और प्रशांत का भी यही मानना है जब गोल्ड लो तो वही 22 कैरेट का ही लो। मेरा मानना तो ये 24 कैरेट लेना चाहिए। वो तो फिर खैर उसका कुछ ज्वेलरी नहीं बन सकती, बस वो तो फिर आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से ले सकते हो। आप गोल्ड की ज्वेलरी लो या चाहे म्यूचुअल फंड लो, देखो दोनों ही चीज़ है। मैं आपको एक्सपेंसेस तो होते ही हैं। लोग कहते हैं कि गोल्ड ले रहे हो मत लो, म्यूचुअल फंड ले लो, उसमें आपको मेकिंग नहीं लगेगी, मेकिंग नहीं मिलेगी, लगेगी, लेकिन जब आप उसे मैच्योर कराओगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कोई भी इन्वेस्ट, या फिर अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, किसी ब्रोकर के थ्रू कर रहे हो तो ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मुझे जो सबसे अच्छा लगता है इस टाइम पे ये लगता है कि अगर जब भी गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं ना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, वो खरीद लो और जब वो मैच्योर हो उतने की वैल्यू का गोल्ड खरीद लो अगर आपके घर में कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है। खैर ये तो मतलब मेरा पर्सनल है। ये बात पहुंच गई कहाँ से कहाँ, क्योंकि बात सारी वॉर पे ही अटकी हुई है। एक्चुअली वॉर की वजह से जो सिचुएशंस हुई है ना उससे हर घर इम्पैक्ट हुआ है थोड़ा थोड़ा। ये तो है, आप भी इम्पैक्ट हुआ, मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर कोई होगा। रीमा इसी की वजह से डिसहार्टेंड हो गई आज सुबह। वो होता है ना बच्चे का, आप सोच रहे हो आएगा फिर एकदम से कैंसिल हो जाए तो याद कर करके आता है। तो मुझे भी आ रहा है आजकल तो मैं पता नहीं सुबह उठती हूँ मेरी आंखों में अपने आप ही आंसू आ जाते हैं। मैं इनको कुछ भी बात बोलता हूँ आजकल तो ये तो तुरंत रोनी शुरू हो जाती है। ये इनको लगता है कि मैं इनको ब्लेम जैसे मेरा कोई इमोशनल ब्रेकडाउन टाइप चल रहा हो, मतलब मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ कशिश को लेके अब आजकल, क्योंकि मुझे लग रहा था कशिश मिलेगी तो अच्छा लगेगा। किसको नहीं अच्छा लगता, आप लोगों को भी लगता, क्योंकि देखो मैंने रील्स डाली थी कशिश के साथ की, कुछ सब लोगों ने नीचे लिखा, आप ही नहीं हम भी कशिश को बहुत मिस करते हैं। रीमा कशिश बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, आप उस पर प्राउड फील करा करो, जो कि हम करते हैं ऑलरेडी। हम भी बहुत करते हैं कशिश पर प्राउड। कशिश जैसे बच्चे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मेरी बेटी भी काश कशिश जैसी ही बने। ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो अच्छा लगता है। वो है, अच्छी है हमारी बेटी, मतलब उसने कभी हमें निराश नहीं किया। हाँ। और देखो बाकी लाइफ तो ऐसी चीज़ होती है जो आगे बढ़ते बढ़ते समझ में आती है। तो जो होगा, बीच में मैं एक दो बार उसके ऊपर गुस्सा भी कर दिया तो रीमा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा, कुछ बात होती है अपनी, मतलब ऐसा तो नहीं होता ना सब कुछ रोजी। कभी मैंने एक दो बार उसे वहाँ पे बैठे बैठे डांट दिया तो बेचारी रोने लगी। फिर बाद में मुझे लगा कि यार बेकार में मैंने उसको डांटा। लेकिन क्या होता है ना, फादर का ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ना इससे नहीं होता तू कैसी है, तू सही है कि नहीं, वो तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा जो फैक्ट्स होते हैं, जो ग्राउंड पे काम करना होता है ना, वो अगर किसी कहीं पे कोई बच्चा मिस करे ना, तो मुझे एक एज अ फादर को ये लगता है कि ये तुम क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, है ना, चाहे कमाने क्यों नहीं लगे,
तो फिर बस उसी में ही थोड़ा सा हो गया। तो इन्होंने बाद में मेरी बहुत डांट लगाई कि देख रहे हो, मैं अगर मेरी बेटी कभी तुम्हारी वजह से परेशान हुई ना या रोई तो मैं बता रही हूँ तुमको। इन्होंने मेरे को आजकल मेरी और इनकी भी थोड़ी बहुत उलझन चलती रहती है, तो जो कि आपको ब्लॉग में दिख भी रही होगी। कह रहे थे कल के ब्लॉग में तो कि पतियों की क्या मजाल, जो कुछ कह सके। तो यही लाइफ में है। और मैं रीमा को ये भी चीज़ कह रहा था कि मैं देख रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का तुम्हारे ब्लॉग्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तुम बहुत इरेगुलर इन द सेंस कि एक इनका ना एक सीक्वेंस नहीं बन रहा है अभी बहुत दिन से। बिकॉज मैंने इनके संग ये चीज़ भी डिस्कस करी, क्यों नहीं बन रहा है सीक्वेंस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रायोरिटी रखती हैं, तो ब्लॉग मैं बनाती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन मैं जस्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे ये काम करना पसंद है। ऐसी कोई मुझे नीड नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे आपसे कनेक्ट रहना, अपनी लाइफ को शेयर करना बहुत सालों से पसंद है। जब भी तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे 10 साल होने वाले हैं लगभग, मतलब 9 साल तो पूरे हो गए। 9 साल तो पूरे हो गए, 10 साल हो गए हाँ। रीमा को। और वैसे ऐसी बात नहीं है, रीमा के अंदर कभी कभी जोश होता है तो रीमा पुरानी वाली रीमा वापस आ जाती है। बट आई थिंक आप लोगों का मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग कमेंट करो, लाइक करो, अपने व्यूज दो रीमा को कि दीदी आप ये दिखाओ, दीदी आप वो करो, फलाना। आप लोग पहले बहुत करते थे, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि कमेंट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एज अ सब्सक्राइबर, एज अ व्यूअर, दैट प्लीज़ कमेंट एंड लाइक द वीडियो। जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे, आइडिया दोगे, रीमा को उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। और रीमा जो है ना समझेगी कि हम लोगों के अलावा भी उसकी एक और फैमिली है जो कि उसको बहुत प्यार करती है। और इस प्लेटफॉर्म पे आके मुझे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो कि शायद मैं अगर ये काम ना कर रही होती मुझे कभी नसीब नहीं होती। तो ये भी आप लोगों का प्यार ही है और आशीर्वाद है, आपकी ब्लेसिंग है। मैं कहूँगी कि जो मुझे लाइफ में इतना सब कुछ अचीव हुआ है। एक नाम तो अचीव हुआ ही है कि हाँ भी मैं कितना अच्छा लगता है मैं जब रीमा हूँ, तुम कहीं जाती हो तो सब लोग तुमसे कितने खुश होके मिलते हैं। वो एक नाम तो एक अचीव हुआ ही है। जो पहचान होती है ना, वो मुझे इसी चैनल के थ्रू मिली है। इंडियन मॉम स्टूडियो के थ्रू ही मुझे आज तक नेट पे भी अगर मैं बोल दूँ ना कि इंडियन मॉम स्टूडियो, तो तुरंत मेरे बारे में इन जनरल बहुत सारी चीज़ें वो बता देते हैं। तो मतलब अच्छा लगता है कि हाँ भाई, आप लोगों ने इतनी पहचान दी है मुझे यहाँ पर, तो मैं इसको इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ पाऊंगी अपनी लाइफ में। ये मतलब मैं कंटिन्यू करती रहूंगी जब तक मेरी इच्छा करेगी। मतलब आज बहुत सारी इमोशनल बातें हो गई। तो है ये इमोशनल। कभी वैसे तुम जब ऐसी बातें करती हो हाँ। तो लोग बड़े इंटरेस्ट से सुनते भी हैं, तुमको सजेशन भी देते हैं। मैंने ये चीज़ भी देखी है। और इंटरेक्शन, इस टाइप की चिट चैट वीडियोस होनी चाहिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। आज का ब्लॉग था चिट चैट वाला। बाय 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 गाइस।